चलिए जी, क्लास स्टार्ट करते हैं बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट के ऊपर। और क्लास नंबर 2 है हमारी। और आज के जो हमारे टर्म्स पढ़नी है हमें, दैट इज डेफिनेशंस। जितने भी डेफिनेशंस हम पढ़ने वाले हैं, इसमें से दो डेफिनेशन ऐसी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। वो दो डेफिनेशन कौन कौन सी है, जब वो आएंगी तो डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, समझनी आपको सारी है, पर आपको याद करनी है दो डेफिनेशन। तो पहली डेफिनेशन दे रखी है आपको अटैचमेंट। अटैचमेंट का मीनिंग क्या होगा? अटैचमेंट मीन्स द प्रोहिबिशन। ये कह रहे हैं कि अटैचमेंट का मतलब क्या है? किसी को प्रोहिबिट करना, रोकना। किस बात से रोकना? ट्रांसफर करने से रोकना, कन्वर्ट करने से रोकना, डिस्पोज मतलब सेल करने से रोकना, मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट। ये कह रहे हैं अटैचमेंट एक ऐसा ऑर्डर है जो बेनामी एक्ट के अंडर इशू किया जाएगा। और अगर किसी पर्सन के ऊपर अटैचमेंट का ऑर्डर इशू होता है तो फिर वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ना तो ट्रांसफर कर सकता है, ना कन्वर्ट कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना किसी भी अदर तरीके से मूव कर सकता है। अब यहां प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी भी आएगी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आएगी, दोनों आएगी। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है अटैचमेंट की। तो अटैचमेंट का मतलब क्या बन गया? एक ऐसा ऑर्डर जो इस एक्ट के अंदर अथॉरिटी पास करेगी, और अगर किसी भी पर्सन के ऊपर अटैचमेंट का ऑर्डर पास हो जाता है तो फिर वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ना तो ट्रांसफर कर सकता है, ना कन्वर्ट कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना किसी भी अदर तरीके से मूव कर सकता है प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। अटैचमेंट के अंदर प्रॉपर्टी का पोजेशन उसी पर्सन के पास रहेगा जिसके पास वो प्रॉपर्टी है। अटैचमेंट के दौरान कभी भी अथॉरिटी आपसे प्रॉपर्टी छीनती नहीं है। छीनने वाला काम हम कन्फिस्केशन में करेंगे, अटैचमेंट के अंदर नहीं करेंगे। तो अटैचमेंट में आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, अपने पास होल्ड कर सकते हो, पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। कब तक? जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होती तब तक। ठीक है, नेक्स्ट आओ सेकंड डेफिनेशन, बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के अंदर सेम दोबारा दोनों तरह की प्रॉपर्टी आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। तो प्रॉपर्टी के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज कवर होंगी, मूवेबल भी कवर होंगी और इमूवेबल भी कवर होंगी। जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर मतलब जो इंपॉर्टेंट है बेनामी ट्रांजैक्शन को लेकर के, मतलब प्रॉपर्टी ही है जिसकी वजह से इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर बेनामी प्रॉपर्टी आपने एक्वायर नहीं की होती तो कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ठीक है, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। और कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी बेनामी डिक्लेयर हो गई है और आपने उस प्रॉपर्टी से कुछ भी इनकम वगैरह अर्न की है तो वो सब भी क्या माना जाएगा? बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है, तो बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर जो इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो आएगी आएगी, प्लस आपने उस प्रॉपर्टी से कोई प्रोसीड जनरेट की है, कोई इनकम जनरेट की है, वो सारा भी बेनामी प्रॉपर्टी में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आओ आगे डेफिनेशन पे, बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमारा चैप्टर है उसका बेस है ये डेफिनेशन। हमारे चैप्टर का ही नेम ही दे रखा है। ठीक है, तो बेनामी ट्रांजैक्शन डेफिनेशन ध्यान से समझना, थोड़ी सी लेंथी डेफिनेशन है पर इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। देखो, बेनामी ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन or arrangement where a property is transferred to or is held by a person and the consideration for the property has been provided or paid by another person। अब ए पॉइंट का मतलब क्या बनेगा वो हम एग्जांपल में समझते हैं। सेक्शन 2(9) का ए पॉइंट पढ़ रहे हैं पहले। एक ए नाम का पर्सन है, एक बी नाम का पर्सन है। ये एक प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है इसका मालिक है बी, पर इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कंसीडरेशन ए ने पे किया।
तो कह रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी, ये ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन बन जाएगी। तो बेनामी ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन में जो ए पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर एक पर्सन प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है और उसी प्रॉपर्टी को लेकर के कंसीडरेशन किसी दूसरे पर्सन ने पे कर रखा है, तो इसको हम बोल देंगे बेनामी ट्रांजैक्शन। अब दोबारा पढ़ो, वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू, वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू और इज हेल्ड बाय अ पर्सन। तो हमारे वाले एग्जांपल के अंदर ये वो ए पर्सन कौन बन गया, बी बन गया, हमारे वाले एग्जांपल से कंपेयर करें तो कह रहे हैं बी नाम का एक पर्सन है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को लेकर के कंसीडरेशन किसने पे किया, अनदर पर्सन ने पे किया, और हमारे एग्जांपल में वो ए है। ठीक है, तो ये हमारा ए पॉइंट यहां पे खत्म हो गया। नेक्स्ट आओ आगे पॉइंट नंबर बी में, द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसीडरेशन, और कंसीडरेशन किसने पे किया, हमारे एग्जांपल के अंदर ए ने पे किया। अब अभी ये डेफिनेशन कंटिन्यू चल रही है, बीच में एंड लगा हुआ इसलिए, तो पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी दोनों में जो कंडीशंस लिखी है वो एक साथ पूरी होनी जरूरी है। तो हमारा जो एग्जांपल है उसे कंटिन्यू करते हैं। बी के नाम पे घर है, एक घर है बी के नाम पे, उसको परचेज करने के लिए पैसा किसने पे किया, ए ने पे किया। ठीक है, अब हुआ क्या, ये घर सी को रेंट पे दे दिया, तो सी से जो मंथली रेंट आएगा वो आएगा 10,000। वो रेंट सी डायरेक्टली ए को पे कर रहा है, या फिर एक रास्ता और भी है, सी रेंट पे कर रहा है बी को और बी रेंट पे कर रहा है ए को, तो ये बन गया इनडायरेक्टली। अगर टीनेंट, टीनेंट कौन है, सी, अगर सी डायरेक्टली रेंट का पैसा ए को पे कर रहा है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट। अगर सी डायरेक्ट बेनिफिट ए को नहीं दे रहा, सी वो रेंट का पैसा बी को दे रहा है, फिर बी वो रेंट का पैसा ए को दे रहा है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट। अब मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, आप मुझे ये बता दो, दोनों ही केस में, चाहे डायरेक्टली वाला केस हो चाहे इनडायरेक्टली वाला केस हो, फायदा किसको हो रहा है, बेनिफिट किसे मिल रहा है, चाहे डायरेक्टली रेंट पे हो रहा हो चाहे इनडायरेक्टली रेंट पे हो रहा हो, दोनों ही केस के अंदर बेनिफिट किसका हो रहा है, ए को। ठीक है, और कंसीडरेशन भी किसने पे किया था, ए ने ही पे किया था। तो ये हमारी कंडीशन नंबर बी बोल रही है। तो कंडीशन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है कि अगर जिस पर्सन ने कंसीडरेशन पे किया था उसी को उस ट्रांजैक्शन का, बेनामी ट्रांजैक्शन का बेनिफिट मिल रहा है, चाहे बेनिफिट मिल रहा हो डायरेक्टली चाहे बेनिफिट मिल रहा हो इनडायरेक्टली, और उसमें एक बात और लिखी हुई है, चाहे बेनिफिट मिल रहा है इमीडिएटली मतलब आज से ही, प्रेजेंट से ही, या फिर बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर से, आने वाले टाइम से, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे बेनिफिट आपको आज से ही मिल रहा है, मतलब चाहे बेनिफिट ए को आज से ही मिल रहा है, चाहे बेनिफिट ए को कुछ टाइम के बाद मिलने वाला है, चाहे बेनिफिट डायरेक्टली मिल रहा है चाहे बेनिफिट इनडायरेक्टली मिल रहा है, पर बेनिफिट मिल किसको रहा है, उस पर्सन को मिल रहा है जिसने कंसिडरेशन पे किया था। तो फिर इस ट्रांजेक्शन को हम बेनामी मान के चलेंगे। तो बेनामी ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन बेनामी है या नहीं है, उसके लिए आपको ए और बी जो दोनों में कंडीशंस लिखी है वो एक साथ पूरी करनी है, क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है। अगर दोनों कंडीशन पूरी कर दी तो ट्रांजेक्शन बेनामी बन जाएगी, अदरवाइज बेनामी नहीं बनने वाली। ठीक है, तो मुझे बता दो, इतना समझ आ गया। कंडीशन ए दोबारा बताना। कंडीशन ए में लिखा हुआ है कि एक प्रॉपर्टी परचेज की गई है। कंडीशन ए में क्या लिखा हुआ है, एक प्रॉपर्टी परचेज की गई है जिसका जिसका ओनर जो है वो कोई और पर्सन है और कंसिडरेशन किसी और ने किया, पे किया। ठीक है, और बी में क्या लिखा हुआ था, जिसने कंसिडरेशन पे किया उसको बेनिफिट मिल रहा है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, इमीडिएट या फिर फ्यूचर में मिलने वाला है। तो इस ट्रांजेक्शन को हम बेनामी ट्रांजेक्शन मान के चलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ एक्सेप्शंस के ऊपर। तो यहां तक तो आपको इस डेफिनेशन में ये बता दिया कि बेनामी ट्रांजेक्शन कौन सी होगी। अब आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय। एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्शन दे दी,
कल हमने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के फीचर पढ़े थे। उन फीचर्स के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें दो तीन बातें लिखी हुई थी। पहली बात कि इस एक्ट के अंदर बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है वो डिफाइन किया हुआ है। इस एक्ट के अंदर बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो भी डिफाइन किया हुआ है। इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन बेनामी नहीं मानी जाएंगी ये भी डिफाइन किया हुआ है। तो बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। पर बेनामी ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी डेफिनेशंस या कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो बेनामी ट्रांजैक्शन में से कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूड कर रखी है, अब हमें वही पढ़नी है। चलिए, तो बी का फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है अ कर्ता और अ मेंबर ऑफ एचयूएफ। तो एचयूएफ के अंदर दो तरह की पार्टीज होती है, एक होता है कर्ता और अदर मेंबर को हम को पार्टनर बोल देते हैं। तो कह रहे हैं कि या तो कर्ता या फिर को पार्टनर जिसको हम मेंबर भी बोल रहे हैं, और ये किसका पार्ट है, एचयूएफ का पार्ट है, एज द केस में बी, एंड द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर हिज बेनिफिट और benefit of other members in the family, and the consideration for the property has been provided or paid out of known sources of HUF। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या बना, ये कह रहा है कि एक HUF है, उस HUF में एक करता है और बाकी सारे को पार्टनर है। HUF के पैसों से एक प्रॉपर्टी परचेज की गई, वो प्रॉपर्टी या तो कर्ता मैनेज कर रहा है या कोई को पार्टनर मैनेज कर रहा है। किसके बेनिफिट के लिए, HUF के बेनिफिट के लिए और सभी मेंबर्स के बेनिफिट के लिए। तो उस ट्रांजैक्शन को हम बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे, अगर HUF के पास वो पैसा कहां से आया ये आप बता सकते हो तो। मतलब HUF के पास वो पैसा कहां से आया, जिस पैसे से आपने वो प्रॉपर्टी परचेज की, ये आपको बताना पड़ेगा। कल को अगर आपसे बेनामी एक्ट में कोई अथॉरिटी आकर के छानबीन करती है, इंस्पेक्शन करती है, और HUF के कर्ता से या को पार्टनर से आकर के पूछती है कि जो आपने HUF के नेम पे प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, इसको परचेज करने का पैसा आपके पास कहाँ से आया, वो सोर्स जो है नोन होना चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो वो ट्रांजैक्शन बेनामी नहीं मानी जाएगी। अगर अननोन सोर्स हो जाएगा, आपको सोर्स नहीं पता वो पैसा आपके पास कहां से आया, तो फिर वो ट्रांजैक्शन बेनामी बन जाएगी। तो एक्सेप्शन के अंदर कब ट्रांजैक्शन बेनामी नहीं बनेगी वो बताया हुआ है। पर अगर आपने वो कंडीशन पूरी नहीं की तो फिर आप एक्सेप्शन से बाहर हो जाओगे और आपकी ट्रांजैक्शन बेनामी मानी जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अगर इसमें डाउट नहीं है तो इसके जैसे ही आगे वाले पॉइंट्स है। चलिए फटाफट से रिप्लाई कर दो। पॉइंट बी का सब पार्ट, सब पॉइंट 1, कोई डाउट है उसके अंदर? अगर HUF के पैसों से प्रॉपर्टी परचेज की और पैसा नॉन सोर्स से आया हुआ है, HUF के पास वो पैसा कहां से आया प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, ये पता है। किसको पता है, को पार्टनर्स को भी पता है और कर्ता को भी पता है। अगर नहीं पता तो ट्रांजैक्शन बेनामी बन जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे। जैसे हमने सेटिंग अप के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था एनजीओ वाला, उसमें हमने सेक्शन 8 कंपनी की बात की थी, सोसाइटी की बात की थी और ट्रस्ट की बात की थी। ट्रस्ट के अंदर 3 तरह की पार्टी होती है। एक होता है सेटलर जिसको हम ओनर बोल देते हैं, एक होता है ट्रस्टी और एक होता है बेनिफिशियरी। ट्रस्ट में काम कैसे होता है, प्रॉपर्टी किसकी होती है, सेटलर की। मतलब प्रॉपर्टी परचेज किसने की होती है, सेटलर ने की होती है। और उस प्रॉपर्टी को मैनेज कौन करता है, ट्रस्टी मैनेज करता है। देखो ट्रस्ट का एग्जांपल लो। ये मान लो एक स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है। सेटलर्स कौन होंगे, इस स्कूल के मालिक होंगे। मतलब स्कूल किसने बनाया, कंसिडरेशन किसने पे किया, सेटलर्स ने पे किया। और इस स्कूल को मैनेज कौन कर रहा है, मैनेज्ड बाय ट्रस्टी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है
जिसको हम ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोल देते हैं, इसके लिए कंसिडरेशन किसी और ने पे किया, इसको होल्ड और मैनेज कोई और कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी थोड़े बहुत हमें एंगल से बेनामी ट्रांजेक्शन लग सकती है। पर यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है एक्सेप्शन के अंदर, कि जो ट्रस्ट वाला केस है ना, उसको हमने एग्जम्प्ट किया हुआ है, उसको हमने एक्सेप्शन में डाल रखा है। तो अगर ट्रस्ट के रिलेशन में कोई ट्रस्टी सेटलर के बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, किसके बेनिफिट के लिए, बेनिफिशियरीज के बेनिफिट के लिए, तो उसको हम एक्सेप्शन मान के चलेंगे और बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। ऐसे ही आप और केस ले लो, कंपनी कंपनी के जो ओनर है शेयर होल्डर होंगे, ठीक है, और कंपनी को मैनेज कौन करते हैं, मैनेज्ड बाय बीओडी। तो कंपनी के अंदर पैसा लगाया शेयर होल्डर ने और मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं बीओडी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां भी पैसा किसी और का लग रहा है और मैनेजमेंट किसी और के हाथ में है, पर इसको भी हम एक्सेप्शन मान के चल रहे हैं। ऐसे ही आप बात कर लो एलएलपी की। एलएलपी के अंदर ओनर, पार्टनर्स, मैनेज्ड बाय डीपीज। तो पैसा लगा एलएलपी के अंदर पार्टनर्स का, उस पैसे को मैनेज कर रहा है डीपी। तो इसको भी हम क्या मान के चल रहे हैं, एक्सेप्शन मान के चल रहे हैं। ऐसे ही बात कर लो शेयर्स की। अगर आपने डीमेट फॉर्म में शेयर्स परचेज किए हैं, जो डाउट भी था अभी ध्रुव का, तो मान लो एक ए नाम का पर्सन है, इसने किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेज किए, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए कंसीडरेशन पे किया ए ने, पर लिस्टेड कंपनी के रिकॉर्ड्स में ओनर कौन शो होगा, डीपी। तो ओनर कोई और, पैसा कोई और पे कर रहा है, पर इसको भी हमने क्या किया हुआ है, एक्सेप्शन में इंक्लूड किया हुआ है। तो ये सारे केस उस पॉइंट में लिखे हुए हैं। देखो अब पढ़ो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फिड्यूशरी कैपेसिटी। फिड्यूशरी कैपेसिटी मतलब विश्वास वाला रिलेशन, ट्रस्ट का रिलेशन बोल रहे हैं। तो कह रहा है ऐसे लोग जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, पर उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कंसिडरेशन किसी और ने पे किया हुआ है, तो उसको हम एक्सक्लूड करते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन से। जैसे कि ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, पार्टनर, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट एज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी अंडर द डिपॉजिटरीज एक्ट एंड एनी अदर पर्सन एज बी नोटिफाइड बाय सीजी। तो ये सभी तरह के लोग ऐसे हैं जो फिड्यूशरी रिलेशन में काम करते हैं, और इसीलिए इनको हमने बेनामी ट्रांजेक्शन से बाहर रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आओ थर्ड पॉइंट पे। सर फिर दोनों केस में तो बेनिफिट अदर पर्सन का हो रहा है। हाँ तो होने तो क्या दिक्कत है, इस तभी तो बोल रहे हैं ना कि ऐसे रिलेशन बनने जरूरी है, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्ट में दे रखी है। अब ट्रस्ट के अंदर सेटलर और ट्रस्टी का जो रिलेशन है वो कहाँ डिफाइन किया हुआ है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर का और बीओडी का जो आपस में फिड्यूशरी रिलेशन है वो कहाँ डिफाइन किया हुआ है, कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। एलएलपी के अंदर पार्टनर्स का और डीपी का जो विश्वास वाला रिलेशन है वो कहाँ डिफाइन किया हुआ है, एलएलपी एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। ऐसे ही डीपी का और ओनर का, जो शेयर्स का ओनर है और जो डीपी है, उनका जो आपस में फिड्यूशरी का रिलेशन है वो कहाँ डिफाइन किया हुआ है, डिपॉजिटरीज एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। तो इनको हम बाहर रख रहे हैं, ये काम आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट किसका नहीं है। अगर ट्रस्टी सेटलर के बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, डायरेक्टर शेयर होल्डर के बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, डीपी पार्टनर के बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, या फिर डिपॉजिटरी किसी पर्सन के बिहाफ पे शेयर होल्ड कर रहा है, तो उनका कोई बेनिफिट तो है ही नहीं ना इस चीज के अंदर। जो बेनिफिट अराइज होगा वो सारा का सारा किसके पास जाएगा, शेयर होल्डर के पास जाएगा, ठीक है। शेयर उसके अलावा जो हमारा पार्टनर है उसके पास जाएगा, सेटलर है उसके पास जाएगा। तो वो तो बेनिफिट होल्ड कर ही नहीं रहे, वो तो बस प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। जो भी बेनिफिट आ रहा है वो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं उस चीज को, तो वो हमने अलाउ किया हुआ है। नेक्स्ट आगे है थर्ड पॉइंट में, एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल। अब ध्रुव तुम्हारा कल क्वेश्चन था कि अनमैरिड डॉटर के नेम पे कोई फादर प्रॉपर्टी परचेज करता है, वो तो आपने अलाउ कर दिया, तो अनमैरिड सन का क्या होगा,
वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस और इन द नेम ऑफ एनी चाइल्ड, तो एनी चाइल्ड में डॉटर भी आ गई और सन भी आ गया, ऑफ सच इंडिविजुअल एंड द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड आउट ऑफ नॉन सोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं, देखो एग्जांपल में। हम पढ़ रहे हैं 29B का थर्ड पॉइंट। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक ए नाम का पर्सन है, ठीक है, इसने क्या किया, अपने वाइफ के नेम पे प्रॉपर्टी परचेज की। तो प्रॉपर्टी का ओनर, ये प्रॉपर्टी परचेज की, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, वाइफ, और कंसिडरेशन पे किया ए ने, ठीक है। कंसिडरेशन कितना पे किया, ₹50 लाख। तो कह रहे हैं कि इस ट्रांजेक्शन को हम बेनामी नहीं मानेंगे। कब, अगर ये पैसा ए के पास कहां से आया वो बता देता है, मतलब ये पैसा आपके पास नॉन सोर्सेस से आया होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये ट्रांजेक्शन बेनामी नहीं बनेगी। पर जब ए से पूछताछ की गई, वो बता नहीं पा रहा उसके पास ये 50 लाख रुपए कहां से आए, तो फिर वो सोर्स क्या बन जाएगा, अननोन बन जाएगा, और फिर ये ट्रांजेक्शन भी क्या बन जाएगी, बेनामी बन जाएगी। तो अगर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन रिलेशन में अपने स्पाउस के नेम पे, अपने डॉटर के नेम पे, अपने सन के नेम पे प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो ऐसा कर सकता है वो ट्रांजेक्शन बेनामी नहीं मानी जाएगी। कब, अगर सोर्स नोन है तो। अगर सोर्स अननोन बन जाएगा तो वो ट्रांजेक्शन बेनामी बन जाएगी। हाँ, शेयर वाला तुम्हें मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। शेयर वाला केस तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कल से तुम्हें डाउट हो रही है उसके अंदर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, एनी पर्सन इन द नेम ऑफ हिज ब्रदर। अब यहां लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन अपने ब्रदर के नेम पे, अपने सिस्टर के नेम पे लीनियल असेंडेंट, लीनियल असेंडेंट में क्या आएगा, लीनियल असेंडेंट के अंदर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सब आएंगे। लीनियल डिसेंडेंट के अंदर सन, फिर सन के सन, इस तरीके से वो आएंगे, ठीक है। चाइल्ड, फिर चाइल्ड के चाइल्ड, इस तरीके से वो चेन बनेगी। तो लीनियल असेंडेंट में जो पर्सन प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसके पेरेंट्स आएंगे, फादर मदर भी इसमें आएंगे, ठीक है। पेरेंट्स आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे। लीनियल डिसेंडेंट के अंदर जो पर्सन प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसके चाइल्ड, उसके चाइल्ड के चाइल्ड, इस तरीके से वो चेन बनेगी फिर। तो कह रहा है कोई भी पर्सन अपने ब्रदर के नेम पे, सिस्टर के नेम पे, लीनियल असेंडेंट्स के नेम पे, लीनियल डिसेंडेंट्स के नेम पे भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, ठीक है। और वो जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट फॉर्म में होनी चाहिए। जॉइंट का मतलब, मान लो एक ए नाम का पर्सन है, उसका भाई है बी, तो ए और बी मिल करके एक प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें कंसिडरेशन ए और बी दोनों पे कर रहे हैं, तो जॉइंट ओनर बन जाएंगे ए और बी। तो ऐसा आप कर सकते हो, पर आपके पास जो पैसे का सोर्स है वो नॉन होना चाहिए। अगर नॉन सोर्स से आप ऐसा कर रहे हो तो अलाउड है, अदरवाइज फिर वो ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगी, बेनामी बन जाएगी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर बी। तो हमारा जो ए पॉइंट था, कैपिटल ए, उसके 2 सब पॉइंट थे ए और बी, फिर बी के आगे 4 सब पॉइंट थे, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब आ जाओ कैपिटल बी वाले पॉइंट पे। अ ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड आउट और मेड इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन। अगर आप किसी फिक्टिशियस पर्सन के नेम पे प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो वो ट्रांजेक्शन डेफिनेटली बेनामी मानी जाएगी। मतलब अभी जो हमने ये 4 पॉइंट डिस्कस किए 1 से लेकर के 4 तक, ये सारे एक्सेप्शन थे, बस एक्सेप्शन ये 4 ही पॉइंट थे। बी के जो 4 सब पार्ट थे वही एक्सेप्शन थे, उसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब कैपिटल बी में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई पर्सन किसी फिक्टिशियस पर्सन के नेम पे प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसको हम बेनामी ही मान के चलेंगे। क्योंकि फिक्टिशियस पर्सन कौन होता है, वो पर्सन जिसकी आइडेंटिटी मार्केट में कोई है ही नहीं, जो एक्चुअल में बंदा है ही नहीं, या तो वो ट्रेस नहीं हो सकता या वो अलाइव नहीं है, कोई भी केस बन सकता है। नेक्स्ट आगे है सी पॉइंट, अ ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ और डिनाइज नॉलेज ऑफ सच ओनरशिप। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, पॉइंट नंबर सी को।
सी पॉइंट में क्या लिखा है देखो, एक पर्सन है अजय नेम का और एक दूसरा पर्सन है उसका नाम राम है। अजय ने इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कंसिडरेशन पे किया, ₹80 लाख, और इस प्रॉपर्टी का ओनर राम है। ठीक है। बेनामी एक्ट में जो अथॉरिटीज हैं, बेनामी एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज है उन्होंने क्या किया, उन्होंने राम के पास एक नोटिस भेजा कि हमें ये पता लगा है कि आपकी इनकम तो कम है पर आपके नाम पे एक 80 लाख का घर है, वो घर परचेज करने के पैसे कहां से है बताओ। तो बेनामी एक्ट में जो अथॉरिटीज है उन्होंने क्या किया, राम के पास एक नोटिस भेजा। उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है राम के लिए कि आपकी ईयरली इनकम तो बहुत कम है, ऐसा आप ऐसा हमें पता लगा है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू या आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। हमें पता लगा कि आपके पास पैसा तो बहुत कम है, आप ईयरली इनकम कम कमाते हो, पर आपके नाम पे एक 80 लाख का घर बोल रहा है। वो घर आपके पास कहाँ से आया, उसको परचेज करने के पैसे कहाँ से आए, कैसे आपने पेमेंट की या किसने पेमेंट की, वो बताओ हमें। अब राम के पास जैसे ही नोटिस आया, राम ने इसका रिप्लाई किया। उसमें ये क्या बोल रहा है कि जी मुझे पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे घर भी है। इसने रिप्लाई क्या किया कि जी मेरे पास तो कोई घर नहीं है, आपने मेरे पास नोटिस गलत भेज दिया, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मेरे नाम पे घर है कोई। या फिर डिनाई कर रहा है, मतलब मना कर रहा है कि नहीं है कुछ भी। देखो पॉइंट नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, नॉट अवेयर। या तो ये खुद अवेयर नहीं है, जिससे पूछा जा रहा है वो खुद ही अवेयर नहीं है कि मेरे नाम पे घर भी कोई है, और जबकि उसके नाम पे एक्चुअल में घर आ रहा है पर उसे खुद नहीं पता। या वो मना कर रहा है कि मुझे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को भी क्या माना जाएगा, बेनामी ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन को भी हम क्या मान के चलेंगे, बेनामी ट्रांजेक्शन मान के चलेंगे, जहां पे क्या हो रहा है, एक ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है पर या तो वो डिनाई कर रहा है ओनर होने से, या फिर वो नॉट अवेयर, उसे खुद नहीं पता कि मैं घर का मालिक हूं। तो उस केस में हुआ क्या है फिर कि उसका उसका नाम इस्तेमाल करके किसी और ने पैसे पे करके प्रॉपर्टी परचेज की है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम बेनामी मान के चलेंगे। नेक्स्ट आगे है पॉइंट नंबर डी, अ ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट in respect of property where the property where the person providing the consideration is not traceable or fictitious। अब देखो, अभी अभी हमने एक पॉइंट नंबर बी पढ़ा था, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रॉपर्टी जिसके नाम पे परचेज की गई है या तो वो फिक्टिशियस पर्सन है। अब डी में उल्टा लिखा हुआ है, जिसने कंसिडरेशन पे किया ना, जिस पर्सन ने कंसिडरेशन पे किया, या तो वो ट्रेस नहीं हो सकता या वो फिक्टिशियस पर्सन है। तो उस ट्रांजेक्शन को भी हम क्या मान के चलेंगे, बेनामी मान के चलेंगे। तो ये आपके सारे केसेस बनेंगे जहां पे हम ये समझते हैं कि बेनामी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, और बेनामी ट्रांजेक्शन में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं आएंगी वो भी हमने डिस्कस कर ली। तो 4 तरह की ट्रांजेक्शन ऐसी दे रखी थी जो बेनामी का पार्ट नहीं बनेगी, उनको छोड़ के जो ट्रांजेक्शन बेनामी का पार्ट बनेंगी वो भी हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब इस डेफिनेशन में कोई डाउट है तो बताओ, इस डेफिनेशन के अंदर किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी कोई डाउट है तो बता दो, वरना फिर आगे चलते हैं। अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है, एक पॉइंट और पेंडिंग है इसका। सर डी पॉइंट रिपीट कर दो। डी पॉइंट में क्या है, जिस पर्सन ने कंसिडरेशन पे किया, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी परचेज की, वो बंदा तो जिंदा है, वो ट्रेसेबल भी है, पर जिसने कंसिडरेशन पे किया ना वो ट्रेसेबल नहीं है, या वो फिक्टिशियस पर्सन है, वो अलाइव नहीं है। तो ऐसा केस बनेगा तो फिर ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगी, बेनामी बन जाएगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आओ, एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको एक, इस एक्सप्लेनेशन को एग्जांपल में समझते हैं। हम ईबीसीएल में एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 16,
चैप्टर का नेम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, ये एक्ट है हमारा। इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है 53A, उसी को उस एक्सप्लेनेशन के अंदर डिस्कस किया हुआ है। सेक्शन 53A क्या बोलता है? एक ए नाम का पर्सन, एक बी नाम का पर्सन, एक आईपी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में, सेलर के बीच में। ये ओनर है प्रॉपर्टी का और ये बायर है। तो ए अपना घर सेल करना चाहता है बी को, इस बात को लेकर के सारी टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में डाल दी गई है। कितने रुपए लिए जाएंगे, पेमेंट कैसे कैसे करनी है, ठीक है, घर की चाबी बी को कब मिलने वाली है, वो सारी बात इस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी गई है और कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अब अभी क्या पेंडिंग है? इसकी रजिस्ट्री पेंडिंग है। और रजिस्ट्री कहां होती है? कोर्ट के अंदर। ठीक है, जब भी हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसकी हमारे नेम पे, मतलब ओनर के नेम पे रजिस्ट्री होती है कोर्ट के अंदर। और ये मान लो ये एग्रीमेंट इनका हुआ 1 मई 21 को, ठीक है, रजिस्ट्री होनी है 30 मई 21 को। बी ने ए को कंसीडरेशन पे कर दिया, कंसीडरेशन पेड। एग्रीमेंट बन चुका है, दोनों पार्टी ने साइन भी कर दिया एग्रीमेंट को, और रजिस्ट्री में अभी 10 दिन बाकी पड़े हैं। आज 20 तारीख है। आज ए बी को फोन करके क्या बोलता है कि मैं घर सेल नहीं करूंगा, हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना उसे हम कैंसिल कर देते हैं, तो तू अपने पैसे वापस ले ले और मैं अपना घर अपने पास ही रखूंगा, मैं तुझे घर वापस नहीं दूंगा। और ऐसा ए ने बोल दिया, साथ में एक्सक्यूज क्या दिया, बहाना क्या मार दिया कि अभी तो रजिस्ट्री हुई नहीं है, रजिस्ट्री 30 मई को होनी है, तो उससे पहले ही मैं तेरे को मना कर रहा हूं। ठीक है, मतलब एग्रीमेंट एंटर होने के 20 दिन के बाद और रजिस्ट्री होने से 10 दिन पहले ए अब अपना मन बदल चुका है और ए अपना घर बी को सेल करना नहीं चाहता। जो पैसे बी ने ए को एडवांस में दे दिए वो पैसे वापस करने को तैयार है ए इसको, बी को। अब इसको लेकर के ये सेक्शन है 53A, इसकी हेडिंग बनती है डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? अगर दो पार्टीज किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर होती है और कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, कंसिडरेशन पे हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री पेंडिंग पड़ी है, तो इस बात को बहाना लेते हुए, बहाना मारते हुए जो सेलर है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से मना नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हमारे वाले केस में क्या हुआ? ए मना कर रहा है कि मैं अपना घर आपको नहीं बेचूंगा, अभी रजिस्ट्री में 10 दिन पड़े हैं तो आपको पहले ही मना कर देता हूँ। बी कोर्ट में चला गया इस बात को लेकर के कि हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ऐसे ऐसे सारे काम हो गए थे, सिर्फ रजिस्ट्री पेंडिंग पड़ी थी। ठीक है, सिर्फ रजिस्ट्री पेंडिंग पड़ी थी, तो मुझे घर दिलवाया जाए, ए ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, तो कोर्ट भी यहाँ पे बी का फेवर लेगा और बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के देगा। चैप्टर नंबर 21। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में हमने परसों वाली क्लास में समरी ली थी कि मूवेबल प्रॉपर्टीज की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल केसेस में होती है, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे कोर्ट बी की साइड लेगा और बी को घर मिलेगा। तो यहाँ पे ए रजिस्ट्री का बहाना मारते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। इसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो हम चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। तो उसी को हमारे वाली एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में लिखा क्या हुआ है? इस वाले केस में क्या हुआ? बी ने कंसिडरेशन पे कर दिया ए को, तो मतलब घर को लेकर के कंसिडरेशन किसने पे किया? बी ने पे किया।
ठीक है। पर अभी भी घर किसके नाम है? ए के नाम, क्योंकि रजिस्ट्री पेंडिंग पड़ी है ना। रजिस्ट्री कब होनी है? 30 मई को। तो बी के नाम घर कब होगा? 30 मई को होगा। पर 30 मई से पहले कंसिडरेशन पे कर दिया बी ने, पर ओनर कौन बन रहा है? ए। तो क्या इस ट्रांजेक्शन को बेनामी माना जाए? ये बोल रहे हैं कि इसको भी हम बेनामी नहीं मानेंगे। ये सेक्शन 53 ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का केस है, तो इसको भी हम यहाँ से एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को भी बेनामी कभी भी नहीं माना जाएगा। ये लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर, अब उसको पढ़ते हैं। तो आई थिंक आप सबको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा जो हमने अभी डिस्कस किया। अगर एग्जाम्पल समझ आ गया तो इस कंटेंट में फिर कुछ भी नहीं है। जो हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया वही सारी बातें यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखी हुई है। देखो, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट बेनामी ट्रांजेक्शन शैल नॉट इंक्लूड, मतलब एक्सेप्शन हो गई, any transaction involving the allowing of possession of any property to be taken or retained in part performance of a contract referred to in section 53A. Part performance, section 53A of Transfer of Property Act 1882. If under any law for time being in force, consideration for the property has been provided, और हमारे वाले केस में भी क्या हुआ था? बी ने ए को कंसिडरेशन पे कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो गया था, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह सब कुछ पे हो गई थी, बस क्या पेंडिंग था? कोर्ट के थ्रू रजिस्ट्री पेंडिंग पड़ी थी। उसके अलावा बाकी सारे काम उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए ए और बी के बीच में हो गए थे। और अगर प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास पड़ा है? ए के पास पड़ा है, पर कंसिडरेशन किसने पे कर दिया? बी ने पे कर दिया। तो इस ट्रांजेक्शन को हम बेनामी नहीं मानेंगे। ये प्रॉपर्टी बी के पास जाएगी, चाहे 10 दिन रुक के चली जाए या 50 दिन रुक के चली जाए, पर जानी है बी के पास। तो इसीलिए इसको हम बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अब बेनामी ट्रांजेक्शन का जो डेफिनेशन पोर्शन है वो खत्म हो गया। अब आओ नेक्स्ट आगे डेफिनेशन पे। थर्ड है बेनामीदार। हमने इसको डिस्कस किया था कि बेनामीदार कौन होगा कल वाली क्लास के अंदर। बेनामीदार वो पर्सन है जिसके नेम पे प्रॉपर्टी परचेज की गई है। तो बेनामीदार मीन्स अ पर्सन और अ फिक्टिशियस पर्सन एज द केस में बी in whose name the Benami property is transferred or held and includes a person who lends his name. तो कह रहे हैं बेनामीदार वो पर्सन बनेगा जिसके नाम पे प्रॉपर्टी परचेज की गई है। ठीक है, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसने अपना नाम दिया हुआ है प्रॉपर्टी की ओनरशिप के लिए किसी पर्सन ने अपना नेम दिया हुआ है कि मुझे ओनर बना दो, पर बेनिफिट किसी और को ही मिल रहा है। तो जो ओनर बना है उसको हम बेनामीदार बोलेंगे। नेक्स्ट आगे है बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर मीन्स अ पर्सन वेदर हिज आइडेंटिटी इज नोन और नॉट, मतलब चाहे वो ट्रेसेबल है चाहे वो ट्रेसेबल नहीं है। फॉर हुज बेनिफिट, जिसके बेनिफिट के लिए बेनामी प्रॉपर्टी बेनामीदार होल्ड कर रहे हैं। तो बेनिफिशियल ओनर वो पर्सन बनेगा जिसके फायदे के लिए, जिसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी परचेज की गई है। और प्रॉपर्टी होल्ड कौन कर रहा है? बेनामीदार। किसके बेनिफिट के लिए? बेनिफिशियल ओनर के बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट है फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू में क्या लिखा है देखो। फेयर मार्केट वैल्यू मींस, अच्छा मेरा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से पहले मार्केट वैल्यू क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन क्यों पढ़ी जा रही है बताइए। जल्दी बताओ, फेयर मार्केट वैल्यू क्यों पढ़ रहे हैं? युवराज, तुमने गलत लिखा है। देखो, कल हमने पेनल्टी की बात की थी। यहां लिखा हुआ था 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कि अगर कोई पर्सन बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर होता है तो एक तो उसको जेल जाना पड़ेगा, कम से कम 1 साल के लिए
मैक्सिमम 7 साल के लिए, प्लस उस पर्सन के ऊपर फाइन की पनिशमेंट भी आएगी। और फाइन कितना लेंगे उससे, जो बेनामी प्रॉपर्टी थी अगर उसको आज मार्केट में सेल किया जाता है तो वो कितने की सेल होगी, उसका 25% अमाउंट निकालेंगे, उतना उससे हम फाइन लेंगे। तो वो पेनल्टी, फाइन की पेनल्टी जानने के लिए हम एफ को पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि एफ का मतलब क्या होगा। देखो, फेयर मार्केट वैल्यू इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी मीन्स द प्राइस दैट द प्रॉपर्टी वुड ऑर्डिनरली फेच ऑन सेल इन द ओपन मार्केट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये कह रहा है कि अगर आज किसी प्रॉपर्टी को, आज उस प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी, जो बेनामी डिक्लेयर हो चुकी है, तो जो प्रॉपर्टी बेनामी डिक्लेयर हो चुकी है अगर आज उसको ओपन मार्केट में सेल किया जाता है तो कितना प्राइस मिलेगा सेल करके, उसे बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। आगे लिखा हुआ है वेयर द प्राइस रेफर्ड टू इन सब क्लोज वन, सब क्लोज वन मतलब इसकी बात हो रही है, इज नॉट एसेटेनेबल सच प्राइस एज मे डिटरमाइंड बाय, डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द मैन विद सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड। ये कह रहा है कि अगर अगर मार्केट में आज वो प्रॉपर्टी कितने की सेल हो गई ये जान पाना मुश्किल है, उसकी मार्केट वैल्यू या प्राइस डिसाइड कर पाना मुश्किल है, तो जो प्राइस अथॉरिटी डिसाइड करेगी उसे हम क्या मान लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू मान लेंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू दो तरीके से बन सकती है। पहला केस, जिस प्रॉपर्टी को बेनामी डिक्लेयर किया गया अगर उसको आज मार्केट में सेल करते हैं तो प्रॉपर्टी कितने की सेल होती है उसको बोल देंगे फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आज का प्राइस फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो अथॉरिटी जो प्राइस उसका बोल देगी वही क्या माना जाएगा, उसका एफ माना जाएगा। फिर उसका 25% निकालेंगे, उतना फाइन लगा देंगे, पनिशमेंट जिसको देनी होगी उसको। नेक्स्ट आगे है फर्म। फर्म का मतलब ये कह रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो मीनिंग पार्टनरशिप फर्म का होता है वही यहां मान के चलेंगे, और एलएलपी एक्ट के अंदर जो मतलब एलएलपी का होता है वो यहां मान के चलेंगे। तो फर्म के अंदर एलएलपी भी आ रही है और पार्टनरशिप फर्म भी आ रही है। नेक्स्ट आगे पार्टनर। अब फर्म के अंदर पार्टनरशिप आ रही है और एलएलपी आ रही है, तो पार्टनर के अंदर पार्टनरशिप के पार्टनर भी आएंगे और एलएलपी के पार्टनर भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर जो डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में है वो भी आएगी, जो डेफिनेशन एलएलपी में है वो भी आ जाएगी। तो फर्म, पार्टनर और पार्टनरशिप, इन तीनों के अंदर हम पार्टनरशिप फर्म भी कवर कर रहे हैं और एलएलपी भी कवर कर रहे हैं। कुछ डेफिनेशन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए समझनी है। नेक्स्ट आओ पर्सन। पर्सन के अंदर नेचुरल पर्सन आ गया, एचयूएफ आ गया, कंपनी, फर्म, फर्म के अंदर एलएलपी आ गई और पार्टनरशिप फर्म भी आ गई। कोई भी एओपी, बीओआई, ये सब आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ते होगे, वहां भी आप पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हो, 7 तरह के पर्सन होते हैं, तो वही सारे के सारे आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ये कह रहा है एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। जुरिडिकल मतलब आर्टिफिशियल पर्सन को ही बोलते हैं, जो ऊपर ए से लेके, सॉरी 1 से लेके 5, 1 2 3 4 5, इनमें जो पर्सन नहीं आया वो 6th में फॉल हो जाएगा। जैसे कि सोसाइटी, 1 से लेके 5 तक कहीं पे भी सोसाइटी लिखा हुआ नहीं है तो सोसाइटी 6th पॉइंट में आ जाएगी। ट्रस्ट लिखा हुआ नहीं है तो ट्रस्ट भी कहां आ जाएगा, 6th पॉइंट में आ जाएगा। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है? अभी हम इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी पढ़ते हैं कल। तो यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। और होमवर्क आप सबका क्या होगा, जितना हमने आज और कल पढ़ लिया वो आपको रिवाइज करना है आज ही। तो कल क्लास स्टार्ट होने से पहले वो रिवाइज होना चाहिए आपके माइंड के अंदर। चलिए, कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज फिर क्लास ऑफ करते हैं। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।